चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट एकदम सिंपल सा टॉपिक जिसका थ्योरेटिकल कंटेंट जितना भी था वो कल हमने कंप्लीट किया, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है मैंने बोला था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो आने वाला एक ही क्वेश्चन है, लेकिन बाकी पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक में ये एनएलएम यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है इसके एप्लीकेशन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनएलएम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। इस टॉपिक में तो वही टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन रिमेनिंग टॉपिक में जो कंसेप्चुअल पार्ट होगा वो उस टॉपिक का रहेगा, लेकिन जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के और क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो सेम रहेगी एज दैट जो हम एनएलएम में देखेंगे वो। अब एनएलएम के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें डिस्कस करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एकदम कुछ बेसिक बातें होगी जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली पूरा जो एनएलएम है उसमें हम एक ही कंसेप्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं एंड दैट इज फोर्स, फोर्स एंड फोर्स, फोर्स, फोर्स एंड फोर्स। तो इस फोर्स के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि फोर्स मतलब क्या होता है, सिंपली पुल और पुश experienced or applied to the body to displace the body, and actual reason हमने डिस्कस किया था कि force is only required to overcome क्या, इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो इनर्शिया है ट्रांसलेशनल मोशन में मास रिप्रेजेंट करता है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें यहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो देखो बेसिकली जो फोर्सेस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसमें दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस टॉपिक में हमें इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, जो भी डिस्कशन होगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स से रिलेटेड होगा। अब कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसका मतलब क्या है, एकदम सिंपल है। देखो जैसे मैंने ये चॉक है यहां से छोड़ दिया, ये अर्थ के ऊपर जाके गिर रहा है, अर्थ के ऊपर जाके गिरने के बाद ये अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, लेकिन जब मैंने इसको छोड़ा था तो भी इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा था, लेकिन ये फोर्स एक्ट होते टाइम इस चॉक का एंड अर्थ के सरफेस का कोई कांटेक्ट था ही नहीं। इसका मतलब ये बना नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि फोर्सेस जो इंटरैक्शन होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन की ग्रेविटेशनल फील्ड, देन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेट और मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें बॉडी एक दूसरे को टच किए बिना इंटरैक्ट करती है, फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं, फोर्स अप्लाई होता है, उनको बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड उनको छोड़ के जो भी बचेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक चेयर रखी है, उस चेयर को मुझे उठा के बाजू में रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली फिजिकली जाके चेयर को पकड़ना पड़ेगा, मतलब चेयर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कांटेक्ट फोर्स। तो इस टॉपिक में हमारा जो भी डिस्कशन होने वाला है वो होगा ओनली अबाउट कांटेक्ट फोर्सेस। अब कांटेक्ट फोर्सेस से रिलेटेड डिस्कस करते टाइम हमें एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, यानी फोर्सेस को रिजॉल्व करके एक डायग्राम बनानी पड़ती है, फिर जाके हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। याद रखो इस टॉपिक में जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, F इक्वल्स टू ma, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बस हमें जो फोर्स कंसीडर करना है उसकी हमें लेनी है अलजेब्रिक सम, यानी ये बन जाएगा समेशन ऑफ F इज इक्वल्स टू m इंटू a, एंड एज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो हमें इन फोर्सेस को विथ देयर डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है, इन फोर्सेस को उसके डायरेक्शन के साथ में कंसीडर करना पड़ेगा। फिर वो फोर्सेस की डायरेक्शन आती कहां से, इसके लिए एकदम सिंपल बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि देखो कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी बॉडी हमने अगर सरफेस के ऊपर रख दी है, किसी सरफेस के ऊपर रख दी है एंड सरफेस के ऊपर एक तो वो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड या फिर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड कहीं पे भी अगर मूव हो रही है, तो सबसे पहले किसी भी बॉडी का, फिर वो सरफेस पे है या नहीं है, हर बार हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा बॉडी का वेट, एंड बॉडी का वेट होता है mg, जो ऑलवेज एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एनएलएम का कोई भी प्रॉब्लम होगा उसमें हम सबसे पहली बात अगर कोई कंसीडर करेंगे तो ये वो रहेगी बॉडी का वेट। वेट मतलब क्या, m इंटू जी, वेयर m इज द mass of the बॉडी एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉडी कहां पे है, बॉडी को हमने स्प्रिंग से बांध के रखा है, स्प्रिंग के ऊपर रखा है, इंक्लाइन सरफेस पे रखा है या फिर हवा में छोड़ दिया है, बॉडी की सिचुएशन कहीं पे भी है,
तो हर बार बॉडी का जो वेट है इट ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली। बॉडी का जो वेट है इट ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली। बॉडी जो है वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट होगी एंड वो रहेगी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको छोड़ के दूसरे डायरेक्शन में कभी वेट नहीं होगा। क्लियर सबको? यस सर। उसके बाद में अगर बॉडी कहीं पे सरफेस के ऊपर रख दी है, इफ बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विथ द सरफेस, फिर वो सरफेस जो है वो प्लेन हो यानी हॉरिजॉन्टल हो या फिर इंक्लाइन हो, फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हमने बॉडी को रखा है, कभी कभी क्या होगा, बॉडी इस तरह से प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दी जाएगी, कभी कभी बॉडी इस तरह से इंक्लाइन सरफेस के ऊपर रख दी जाएगी। दोनों में एक कंडीशन तो कॉमन है, इसका भी जो वेट है mg इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका भी वेट है इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर बॉडी को हमने किसी सरफेस के ऊपर रखा है यानी बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस है जिसके ऊपर बॉडी मूव होने वाली है, अब वो सरफेस नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं उसमें एक तो प्लेन हॉरिजॉन्टल होगा नहीं तो इंक्लाइन होगा, प्लेन हॉरिजॉन्टल होगा नहीं तो इंक्लाइन होगा, प्लेन हॉरिजॉन्टल होगा या फिर इंक्लाइन होगा। ये दो टाइप के सरफेसेस रहेंगे जिनके ऊपर अपन बॉडी को रखने वाले। अगर बॉडी को सरफेस के ऊपर रखा जा रहा है, बॉडी अगर सरफेस के कांटेक्ट में है, तो वहां पे हमें एक फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एज ए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, यहाँ पे जो वर्ड नॉर्मल हमने यूज किया है इसका मतलब सर्वसाधारण नहीं है, इसका मतलब है मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स, और इसकी एक स्पेशलिटी है, आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो है वो ऑलवेज एक्ट होगा, ऑलवेज एक्ट नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन टू द सरफेस, अपवर्ड डायरेक्शन नहीं। हर बार कहां पे एक्ट होगा? नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। मैंने अपवर्ड नहीं बोला है, मैंने बोला है नॉर्मल टू द सरफेस यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी कि अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ये एक्ट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी यन यहां पे रहेगा, यहाँ पे वो अपवर्ड हो गया, ये स्पेशल केस है। लेकिन अगर वो इंक्लाइन सरफेस है तो यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट नहीं होगा। तो कहाँ पे एक्ट होगा? वो एक्ट होगा नॉर्मल टू द गिवन सरफेस, यानी सरफेस को परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा वो वर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ एंगल, वो सेम एंगल जितना सरफेस का इंक्लिनेशन का था उतने एंगल से, मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर एक्ट होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द गिवन सरफेस, नॉर्मल टू द गिवन सरफेस यानी सरफेस को परपेंडिकुलर, सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना के। क्लियर है सबको? यस सर। यस कोई सर। भी अब मिस्टेक नहीं करेंगे आप। क्लियर? यस सर। करूँ रफ? यस सर। यस सर। तो दो ही बातें मैंने अब तक बोली है, उनको ही याद करेंगे। वेट दिखा वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है कहां पे? नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस। वेरी गुड। नॉर्मल अपवर्ड फोर्स से मतलब अपवर्ड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स से मतलब वो एक्ट होगा परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस यानी नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। क्लियर है? उसके बाद में यस सर। इफ अ बॉडी is tied with string, then अब अगर बॉडी को हमने स्ट्रिंग से बांध के रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिजिड सपोर्ट है एंड यहाँ पे जो बॉडी है, अगर ऐसे हवा में रख देंगे तो बॉडी नीचे गिर जाएगी, गिरनी नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग से इसको टाई कर देंगे। अगर ये स्ट्रिंग से टाइड है, स्ट्रिंग से बांध के रखी है, तो इस केस में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं आएगा, यानी कि बॉडी का जो वेट है वो तो हर बार एक्ट होगा एंड हर बार वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इस वेट की वजह से बॉडी नीचे गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती है?
टेंशन बैलेंस टेंशन इन द वेरी स्ट्रिंग। गुड, क्योंकि स्प्रिंग से टाई करके रखा है तो इस केस में ये स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा ये वेट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इफ ए बॉडी इज टाइड विद स्प्रिंग देन टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग will balance the weight of the body। ठीक है, एंड ये टेंशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो टेंशन होगा ये ऑलवेज एक्ट होगा, कहां पे एक्ट होगा, अवे फ्रॉम वेरी गुड, ये from the टेंशन हर बार एक्ट होगा जिस बॉडी को हमने बांध के रखा है उससे अवे, मतलब क्या होगा, टेंशन in the string always acts away from the body। टेंशन ऑलवेज एक्ट होगा कहां पे, अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी ये वेट को बैलेंस करने वाला जो टेंशन है वो कहां पे एक्ट होगा, अपवर्ड एक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन अगर T है तो इनका इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बनेगा T इज इक्वल्स टू mg। क्या बनेगा, T इज इक्वल्स टू mg। लेकिन ये डायरेक्टली मैंने T इक्वल्स टू mg लिख तो दिया, लेकिन ये T इक्वल्स टू mg आया कहां से, चलो बोर्ड पे जो लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आगे जाके। अब कंडीशन क्या होती है, देखो जब कभी भी हम बॉडी का इक्वेशन बनाते हैं, मैंने बोला है कि आपको क्या करना है, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ये इक्वेशन अप्लाई करना है। अब कंडीशन क्या है, यहां पे जो है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पे जो बॉडी है वो ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, ये समझ में आ रहा है ना, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इस डायग्राम में बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। 0 एंड अगर ये एक्सेलरेशन हम 0 पुट करेंगे तो समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू हो गया 0। अब समेशन ऑफ एफ करना है, उसमें टेंशन एक्ट हो रहा है अपवर्ड, वेट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, यानी इक्वेशन बनेगा T माइनस mg इज इक्वल्स टू 0। समझता है क्या, देखो T माइनस mg बनेगा इक्वल टू 0। यस सर। अब T माइनस mg इक्वल्स टू 0 है, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसलिए ये इक्वेशन बन गया T इज इक्वल्स टू mg। है क्लियर? यस सर। यस सर। अभी जो 3-4 पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए थे, नाउ वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस डेटा। ठीक है, एकदम सिंपल डेटा रहेगा और उसके ऊपर के सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। सिंपल इसको अप्लाई करके आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं। एंड यहाँ पे जो है और एक रूल आएगा जो मैं क्वेश्चन के साथ बोलता हूं, अभी लिख के दूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। आपको फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन दी है कि एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने इस तरह के 2 ब्लॉक रख दिए हैं। पहला ब्लॉक है जिसका मास है 20 kg, दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है 30 kg, एंड इनको अपन खींच रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। कितने फोर्स से खींच रहे हैं, 500 न्यूटन, या फिर इसको 1000 न्यूटन ले लो, 1000 न्यूटन इतने फोर्स से खींच रहे हैं। अगर मैंने फ्रिक्शन की बात नहीं की है, फ्रिक्शन के बारे में हमने डिस्कस भी नहीं किया है, इसलिए मैं अभी फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस भी नहीं कराऊंगा। लास्ट में सारे क्वेश्चन के टाइप होने के बाद हम फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर फ्रिक्शन के बारे में क्वेश्चन में कहीं पे भी डिस्कशन नहीं है, दिया भी नहीं है, उसका वर्ड भी यूज नहीं किया है, इसका मतलब सरफेस स्मूथ है। सरफेस स्मूथ है मतलब हमें फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे कंसीडर नहीं करना है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब इन दोनों को हमने टाई किया है, बांध के रखा है विद द स्ट्रिंग। तो हमें पूछा गया है कि इस ब्लॉक की जो मूवमेंट होगी उस मूवमेंट का एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एंड मैक्सिमम टाइम्स ये जो क्वेश्चंस आते हैं स्प्रिंग के, ब्लॉक के, स्प्रिंग के, सिस्टम के, इंक्लाइन सरफेस, प्लेन सरफेस के, पुली के, वहां पे हर बार हमें एक्सेलरेशन ही पूछे जाते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो मतलब ये सिस्टम है और मुझे इसका एक्सेलरेशन चाहिए। जिनको आता है पहले से, पहले पढ़ चुके हैं, वो सॉल्व करो। बाकी लोग मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं, एकदम ध्यान से देखो।
सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हर एक ब्लॉक की ड्रॉ करनी पड़ती है FBD। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होगा, हम हर एक बॉडी को रिप्लेस करेंगे विद द पॉइंट, मतलब ये पूरी बॉडी नहीं रहेगी, यहाँ पे सिर्फ कौन रहेगा, एक पॉइंट रहेगा, और उस पॉइंट के ऊपर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें यहाँ पे शो करने। तो अब मुझे बोलो, ये जो 20 kg का ब्लॉक होगा, सबसे पहले इसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कौन सा होगा, वेट, उसका वेट mg। जो रहेगा mg। अगर इस ब्लॉक को मैंने सरफेस के ऊपर रखा है तो सरफेस क्या करेगा, उसको नॉर्मल मतलब ये बन गया n1। तो यहाँ पे n1 mg को बैलेंस कर रहा है। क्यों बोला मैंने ऐसे कि n1 mg को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि बॉडी ना तो डाउनवर्ड जा रही है, बॉडी ना तो अपवर्ड आ रही है। तो बॉडी अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस ही नहीं होती है, इसका मतलब वहां पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि बॉडी इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर मुझे n1 चाहिए, क्वेश्चन के लिए नहीं, लेकिन अगर पूछा जाता है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि n1 अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है, इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू ma। यस सर। ठीक है, यस सर। n1 माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। लेकिन बॉडी अगर मूव हो ही नहीं रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, n1 बन जाएगा mg, एंड n1 अगर mg बना तो n1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 200 न्यूटन। लेकिन इसका क्वेश्चन में कुछ भी यूज नहीं होने वाला, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेटेड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन होने के बाद आपको बोलने वाला हूं कि अगर बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव नहीं होती है तो ये नॉर्मल को एंड वेट को हमें कंसीडर ही नहीं करना है। अभी बस इंट्रोडक्शन चालू है, तो सारे फोर्सेस कंसीडर करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब ये बात हो गई किसकी, 20 kg की अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस की। अब अपवर्ड डाउनवर्ड छोड़ के और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या 20 kg पे? यस सर। वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल, ये 1000 न्यूटन उसको खींच रहा है ना, लेकिन ये 1000 न्यूटन डायरेक्ट नहीं खींचेगा, उसको खींचने के लिए कौन है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा, टेंशन ऑलवेज एक्ट होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये टेंशन आएगा T1 और बॉडी इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी T1। अब मुझे बोलो, अगर मैंने बॉडी को 1000 न्यूटन से इस तरफ खींचा है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी कहां पे रहेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा। ये पूरे सिस्टम को इस तरफ खींचा जा रहा है, तो दोनों बॉडी के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। समझ में आ रहा है? यस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम 7 स्टार, कि हर बार जो फोर्सेस बॉडी के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, वंस अगेन, हर बार बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, उनको हमें पॉजिटिव लेना है, एंड जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होंगे उनको नेगेटिव लेना है। खत्म बात। इसका मतलब ये T1 एंड A अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि T1 इज इक्वल्स टू हो गया ma। अब ये T1 इक्वल्स टू ma अगेन कहां से आ गया इक्वेशन, मैंने पहले ही बोला है कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा F इक्वल्स टू ma से। F की जगह पे अपन बस समेशन ऑफ F इक्वल्स टू ma लेते हैं, लेकिन 20 kg के ऊपर एक्ट होने वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स था, तो मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि समेशन ऑफ फोर्सेस भी T1 है। इसका मतलब मुझे T1 मिल गया m इंटू a। क्लियर है सबको? यस यस। अब पूरा का पूरा पार्ट रिपीट करेंगे फॉर 30 kg। एफबीडी बनाने के लिए इसको पॉइंट कंसीडर करेंगे। इसका जो वेट है mg एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सरफेस प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन n2 जो होगी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर से यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा n2 माइनस mg इक्वल टू 0। क्यों 0? एक्चुअल में होता है ma, लेकिन बॉडी ना तो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है
ना तो बॉडी वर्टिकली अपवर्ड आ रही है, यानी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। n2 माइनस mg अगर जीरो है तो इसका मतलब n2 मतलब mg बनेगा, यानी n2 इज इक्वल्स टू बनेगा 300 न्यूटन। क्यों ऐसे? क्योंकि g को हम 10 कंसीडर करने वाले, मैंने पहले ही बोला है ग्रेविटेशन में सिर्फ 9.8 लेते हैं, उसको छोड़ के पूरे सिलेबस में हमारे लिए g कितना है? 10 ही है, until it is given in the question। अगर क्वेश्चन में छाप के प्रिंट करके बोल रहे हैं कि टेक g एज 9.8 तो 9.8 ले लो, क्योंकि वो कैंसिल होता है, अदरवाइज 10 लेके हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? यस सर। यस अभी सर। सेम केस में 30 kg के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं क्या? यस सर। कितने हो रहे हैं? Yes, sir. 1 2 3 4 दो। एक। दो। वेरी गुड। ये 1000 न्यूटन उसको इधर खींच रहा है, और टेंशन। ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग पीछे से बांधी है ना, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्ट होगा, एंड टेंशन का रूल क्या है? ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ब्लॉक से अवे जाएगा, मतलब T1 पीछे एक्ट होगा, यानी ये T1 मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ये 30 kg की एफबीडी हो गई, ये 20 kg की एफबीडी हो गई। इसको ध्यान से देखो, अगर ये समझ में आ गई तो समझो आपका एनएलएम का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। एक्सेलरेशन। क्लियर? यस सर। चलो, अब यहाँ पे n to mg का कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि बॉडी ना अपवर्ड जा रही है ना बॉडी डाउनवर्ड जा रही है, उसको डायरेक्ट छोड़ देंगे, बचेगा कोन 1000 एंड T1, और हमें मालूम है कि बॉडी का एक्सेलरेशन इधर ही है। अब इक्वेशन क्या बनाऊं मैं? जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, अपोजिट में है वो नेगेटिव, यानी ये बनेगा 1000 माइनस T1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू a, ये m1 इंटू a था, पहले ब्लॉक के लिए था। समझा सबको ये इक्वेशन कहां से आ गया? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे T1 को तो मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रख दिया था, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 1000 बनेगा m1 इंटू a इज इक्वल्स टू बन गया m2 इंटू a। समझ ला काय केलं ते? हो सर। अब ये माइनस m1 इंटू ए उधर जाएगा, तो ये बनेगा 1000 इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट m1 प्लस m2। कळालं काय केलं मी? बस ए कॉमन ले लिया। अब m1 m2 नोन है, 20 प्लस 30 कितना होता है? 50। तो ये बनेगा 1000 इज इक्वल्स टू 50 इंटू ए, यानी ए बना 1000 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 गेट कैंसल, तो ये कितना हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। गॉड स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब हो क्या सकता है इसमें? मैंने 2 ब्लॉक दिए थे, क्वेश्चन में 3 देंगे 4 देंगे, हम 10-10 ब्लॉक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन में 3 ब्लॉक से ज्यादा सिस्टम देंगे नहीं वो, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। हर बार यही रिपीटेशन होगा, इसी रिपीटेशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सरफेस दिया, सरफेस के ऊपर मैंने 1 2 3 एंड यहाँ पे और एक ऐसा 4th वन, ऐसे 4 ब्लॉक लगा दिए, जिनको खींचने के लिए मैंने 2000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। इसका मास 5 kg, इसका मास 10 kg, इसका मास 15 kg, इसका मास 20 kg। तो क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कितनी रहेगी बोलो? इन दोनों को मतलब पकड़ना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। यहाँ पे जो टेंशन रहेगा T1, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी दूसरी है, यहाँ पे टेंशन रहेगा T2, यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगी उसका टेंशन रहेगा T3। तो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है एज वेल एज T1 T2 T3 कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं? यस सर। एक्सेलरेशन आप करो, टेंशन मैं कैलकुलेट करके देता हूं, ट्राई करो। अगर नहीं आया तो आई विल सॉल्व इट ऑन बोर्ड, लेकिन पहले ट्राई करो सब लोग। कम ऑन फास्ट, शुरू हो जाओ। एक्सेलेंट, वेरी गुड। संस्कृति ग्रेट, याद है मतलब अभी तक शॉर्टकट। एक्सेलरेशन तो क्वेश्चन देख के आता है, एक्सेलरेशन के लिए हम कोई इक्वेशन बनाते भी नहीं है। 40 का सर? यस, करेक्ट है प्रणव।
चलो देविका, देवप्रिया, ऋषभ, अनुजा, आकांक्षा। सर एक्सेलरेशन 40. Acceleration 40. एक्सेलेंट, यस अनुजा करेक्ट। देखो सबसे पहले हम एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाते टाइम पहली बात तो क्लियर हो गई, बॉडी ना अपवर्ड जा रही ना डाउनवर्ड आ रही है, तो हम नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट को कंसीडर ही नहीं करेंगे। उनको छोड़ के, यस आकाश करेक्ट है, उनको छोड़ के यहाँ पे फोर्सेस क्या बनेंगे, ये बनेगा T1 इज इक्वल्स टू M1A। यहाँ पे सेकंड बॉडी के लिए T2 इधर है, T1 इधर है, सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर है, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव T2 बनेगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू ये बनेगा M2A। देन थर्ड बॉडी के लिए कंडीशन क्या है, इधर एक्ट हो रहा है T3, इधर एक्ट हो रहा है T2, सिस्टम जा रही है यहाँ पे, तो इक्वेशन बनेगा T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M3A। एंड लास्ट वाले बॉडी के लिए क्या है, इधर खींच रहा है 2000 न्यूटन, इधर पीछे खींच रहा है T3, एक्सेलरेशन सिस्टम का यही पे है, यानी ये बनेगा 2000 माइनस T3 इज इक्वल्स टू M4 टाइम्स ऑफ A। ये चारों इक्वेशन मैंने बना दिए 1 2 3 एंड 4। क्लियर है क्या इक्वेशंस? Yes, sir. अब ये इक्वेशंस तो आ गए, बात बची है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने पहले के क्वेश्चन में यूज किया था फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं दोनों मेथड से बोलता हूं। इस मेथड में जो शॉर्टकट बोलूंगा, इसके बाद मैं शॉर्टकट से हर बार कैलकुलेट करूंगा, ये मेथड मैं बाद में फॉलो नहीं करूंगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, तो ये बनेगा T2 इज इक्वल्स टू M1A प्लस M2A। अगर T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो T3 बनेगा M1A प्लस M2A प्लस M3A। अगर ये T3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो ये बनेगा M1A प्लस M2A प्लस M3A प्लस M4A इज इक्वल्स टू 2000। ये इक्वल्स टू 2000 है, यहाँ पे लिखता हूं इज इक्वल्स टू 2000। ये चारों इक्वेशन करेक्ट है सबको? कैसे आ गए? Yes, sir. बस ये Yes, T1 sir. की वैल्यू पुट करता गया, मैं बाकी कुछ नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सारे टर्म्स में A को कॉमन लूंगा तो ये बनेगा A इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। सारे मासेस की एडिशन आती है 50, तो ये बनेगा 50. 2000 डिवाइडेड बाय 50, कैंसल, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया फिर से 40 मीटर पर 40 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है सबको एक्सेलरेशन कैसे आ गया? यस सर। Yes, sir. लेकिन ये मेथड इसके बाद हम कभी फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके बाद एक सिंपल बात हमें देखनी है कि देखो हर बार हम क्या करेंगे, F इज इक्वल्स टू MA करेंगे, तो A बनेगा F अपॉन M, और इस F को बोला जाएगा नेट पुलिंग फोर्स, मतलब सिस्टम को खींचने वाला नेट फोर्स अपॉन नेट मास, टोटल जितना भी मास है। एक फॉर्मूला ये अप्लाई करके हम एक स्टेप में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, हर बार आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैं फिर से लिखता हूं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रहेगा फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इक्वल टू रहेगा नेट पुलिंग पुलिंग फोर्स फोर्स अपॉन नेट मास। नेट मास, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास, खत्म। कैसे, देखो अब ये लास्ट का जो मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर सिस्टम को देखेंगे तो सिस्टम को खींचने वाला एक ही फोर्स है, कौन है, सिर्फ 2000 न्यूटन, तो मैं 2000 डायरेक्टली ये 2000 लिखूंगा डिवाइड बाय नेट मास। नेट मास कितना आ रहा है 50, यानी कि मुझे एक्सेलरेशन मिल गया 40 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हर बार हमें यही करना है, बस ये नेट पुलिंग फोर्स समझना पड़ेगा आपको कि सिस्टम को खींचने वाला नेट फोर्स कितना है, वो अगर मालूम हो गया तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है सबको? यस सर। अभी हमें एक्सेलरेशन मिल गया, अभी टेंशंस कैलकुलेट करने हैं, तो टेंशन में उनके नीचे ही कैलकुलेट करके देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
घेतला सर. अब देखो T1 इज इक्वल्स टू M1A, M1 कितना है 5, A कितना है 40, तो T1 कितना बनेगा 200. 200 न्यूटन. हो गया आंसर. उसी तरह से मुझे T2 चाहिए, तो T2 क्या बनेगा T1 प्लस M2A. T1 कितना है 200, M2 कितना है 10, 10 इंटू 20 सॉरी 10 इंटू 40 मतलब 10 into 40, 400, तो T2 कितना बना 600. 600 न्यूटन. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे मुझे T3 चाहिए, तो T3 क्या बनेगा T2 प्लस M3 इंटू A. T2 कितना है 600 प्लस M3 कितना है 15, 15 इंटू 40 मतलब 600 प्लस 600 1200 न्यूटन T3. एंड T4 कितना होगा 400. नहीं T3 है, 3 ही टेंशन है. हो गया आंसर. कर लो. हो Yes, सर. ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखो. जो लोग इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आई विल चेक आंसर्स. तब तक आकाश के आंसर सारे करेक्ट है. अनुजा वेरी गुड. संस्कृति करेक्ट. अनुजा संस्कृति, अनुजा संस्कृति, अनुजा संस्कृति करेक्ट. आकाश करेक्ट, अनुजा करेक्ट, देविका करेक्ट, देवीप्रिया करेक्ट, प्रणव वेरी गुड. चलो 4 ही लोग आंसर दे रहे हैं, मतलब बाकी लोगों के लिए बोर्ड पे जो डेटा है वो क्लियर हो गया. yes, sir. Yes, sir. Yes. ऋषभ क्लियर है क्या? कृष्णा, देविका, देवीप्रिया, Oh, sir. ओके. Yes, sir. चलो फिर से एक बार सेम टाइप का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं. नेक्स्ट अगेन वन सरफेस इज गिवन. सरफेस के ऊपर अभी 3 ब्लॉक्स प्लेस किए हैं एंड उनको खींचने के लिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 500 न्यूटन. फर्स्ट ब्लॉक का वेट है 1 kg, सेकंड का वेट है 2 kg एंड इसका वेट है 2 kg. यहाँ पे टेंशन T2 होगा, यहाँ पे टेंशन T1 होगा. चलो कैलकुलेट टेंशन T1 एंड T2. कम ऑन फास्ट. 100. चलो आगे आंसर. एक्सीलेंट, वेरी गुड. सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नेट पुलिंग फोर्स सर डिवाइडेड 100 बाय and 300. नेट मास. अकॉर्डिंग टू डायग्राम यहाँ पे हमें एक ही पुलिंग फोर्स है तो ये बनेगा 500. नेट मास कितना है 2 + 2 + 1 यानी 5, यानी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है सिस्टम का 100 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. क्लियर? सबके एक्सेलरेशन सेम थे. एक्सेलेंट, वेरी गुड. Yes, sir. चलो अब विल गो फॉर टेंशंस. अब T1 कैलकुलेट करना है तो मैं पहले 1 kg वाले ब्लॉक को अगर देखूंगा तो उसको T1 खींच रहा है यहाँ पे, उसका एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है यहाँ पे, यानी इक्वेशन बनेगा T1 = M1A. अभी इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं है किसी को? No, sir. एक्सेलेंट, No, वेरी sir. गुड. M1 1 है, A 100 है, यानी आपका T1 आ गया 100 न्यूटन. क्लियर? Yes, sir. चलो विल गो फॉर 2 kg. अब 2 kg के बारे में होता क्या है, T2 आगे खींच रहा है, T1 पीछे खींच रहा है, एक्सेलरेशन भी उधर ही लेके जा रहा है, तो ये बनेगा T2 - T1 = ma. लेकिन m कौन सा 2 वाला, तो T2 चाहिए, तो T2 = बनेगा T1 + M2 × A. नाउ हियर T1 इज गिवन एज 100, M2 कितना है 2, A कितना है 100, तो ये बनेगा 100 + 200 यानी T2 बन गया 300 न्यूटन.
हो गए, 2 ही टेंशन थे, तो 100 एंड 300 सारे Yes, टेंशन sir. खत्म। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड, चलो करो अब फिर। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में एक स्टेप एक एडवांस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहाँ पे, कि अगर जो सरफेस के ऊपर हमने ब्लॉक को रखा है, ऐसे 3 ब्लॉक्स है, अब मैं इनको खींचने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक पुली सेट कर रहा हूं, और ये पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग आएगी जो मैं एक ब्लॉक को कनेक्ट कर रहा हूं। अब इससे होगा क्या कि अगर यहाँ पे जो मास है वो है 5 kg, यह है 2 kg, और यहाँ पे है 3 kg, और यहाँ पे जो ब्लॉक दिया है उसका मास है 40 kg, तो इनको हमने स्ट्रिंग से टाई किया है। यहाँ पे टेंशन T1 होगा, यहाँ पे टेंशन T2 होगा। देखो अगर स्ट्रिंग चेंज होती है तो टेंशन चेंज होगा, इफ स्ट्रिंग इज सेम टेंशन विल बी सेम। अगर यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग मैंने दोनों ब्लॉक को कनेक्ट किया है, इसका मतलब यहाँ पे टेंशन एक ही रहेगा, दैट इज P3। कर सकते हैं अभी Yes, इसको? sir. Yes, sir. Yes, कैसे sir. करेंगे? 40 kg वाला नीचे mg लग रहा है। यहाँ पे पुलिंग फोर्स तो दिया ही नहीं मैंने, Acceleration. तो सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, है ना? Yes, sir. तो एक्सेलरेशन विल बी In the downward direction. हाँ वेरी गुड, 40 जीरो kg नहीं पर। होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों ऐसे? अब देखो ये तीनों ब्लॉक को अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं जाएंगे, लेकिन ये 40 kg का जो वेट होगा mg Yes, यानी sir. 400 न्यूटन, ये इन सबको पकड़ के खींचने वाला है। यानी यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स इस ब्लॉक का वेट होगा। समझ में आ रहा है? ये ब्लॉक इन तीनों को पकड़ के खींचने वाला है। होता है ना ऐसे प्रैक्टिकली, टेबल के ऊपर कुछ रखा है, उसको चेन कनेक्ट कर दी, चेन को खींचेंगे तो वो ब्लॉक को भी खींचेगा, है ना? Yes, sir. तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, नेट पुलिंग फोर्स कितना है? नेट पुलिंग फोर्स 400 अपॉन नेट मास, कितना है नेट मास? 50 क्या? 50, तो कितना आ गया एक्सेलरेशन? 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया। समझा क्या सबको एक्सेलरेशन? Yes, sir. अब एक्सेलरेशन आ गया, बाकी बात तो एकदम सिंपल है। देखो 40 kg की अगर बात करेंगे, इसको नीचे खींच रहा है 400 न्यूटन, ऊपर खींच रहा है टेंशन T3, सिस्टम तो नीचे जा रही है ना, सिस्टम के डायरेक्शन समझ सकते हो, ये नीचे जाएगा और ये इधर आएगा, ये सिस्टम के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। क्लियर? Yes, sir. तो कर सकते हैं T1 T2 T3 कैलकुलेट? Yes. चलो करो कैलकुलेट, मैं भी साइमल्टेनियसली करके देता हूं, ठीक है? तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 400 माइनस T3 इज इक्वल्स टू m4 इंटू a, यानी यहाँ पे T3 बनेगा 400 माइनस m4 कितना है? 40, 40 इंटू 8 मतलब 320, यानी T3 बना 80 न्यूटन। अब यहाँ पे अगर 3 kg के लिए कैलकुलेट करूंगा, इधर कौन है? T3, इधर कौन है? T2, इधर क्या है? एक्सेलरेशन, तो ये क्या बनेगा? T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू m3a। मुझे T3 चाहिए, नहीं sir. T2 चाहिए, तो T2 क्या बनेगा? T3 माइनस m3a। T3 कितना था? 80, m3 कितना है? 3, 3 इंटू 8 24, 80 माइनस 24 56 न्यूटन, ये आ गया T2। अब T1 चाहिए तो मैं 2 kg के लिए देखूंगा, 2 kg को आगे खींच रहा है T2, पीछे खींच रहा है T1, एक्सेलरेशन है a, तो इक्वेशन बनेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू a। तो यहाँ पे T1 बनेगा T2 माइनस m1a, तो T1 बनेगा T2 कितना था? 56 माइनस 16, so it will be 40 न्यूटन। है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक्सलेंट, सबके आंसर्स करेक्ट है, मतलब ये पार्ट सबको समझ में आ गया ठीक से। ओके, तो देखो बेटा मैं